वीडियो में अब हम बात करेंगे एक और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसके बारे में आजकल बहुत बात होती है, काफी पॉपुलर हो गया है, और वो है क्रिप्टो करेंसीज। बट उस क्रिप्टो करेंसी में हम एज अ केस स्टडी बिटकॉइन को लेकर चलेंगे, पहले उसको समझेंगे और एंड में बाकी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी एक जनरल स्टेटमेंट देंगे। बट पहले समझने के लिए कि क्रिप्टो क्या है, बिटकॉइन को देखते हैं, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और उनको हम किन किन चीजों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस बिटकॉइन करेंसी, तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि करेंसी जो होती है उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यानी कि किसी भी चीज को करेंसी बोलने के लिए उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए और किसी भी चीज को सक्सेसफुल करेंसी बनने के लिए उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फिर बात करेंगे सेंट्रल बैंक को या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बाकी कंट्रीज के भी जो सेंट्रल बैंक है उनको इन क्रिप्टो करेंसी से प्रॉब्लम क्या है। फिर बात करेंगे कि अगर सेंट्रल बैंक और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं क्रिप्टो तो अच्छी चीज नहीं है, तो ऐसे जो इलॉन मस्क जैसे या और कोई टेक गुरु है जो वो बोल रहे हैं कि बिटकॉइन बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, या वो बोल रहे हैं बिटकॉइन नॉट स्पेसिफिकली, मेरे ख्याल से इलॉन मस्क ज्यादा डॉजकॉइन की बात करते हैं, बट अगर वो क्रिप्टो करेंसी को अच्छा इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं तो हम उसके बारे में क्या सोचें। और फिर बात करेंगे एक जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, लोग अधिकतर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को एक्चुअली एक ही चीज समझ लेते हैं। हमारे हिसाब से ब्लॉकचेन जो है उसको टेक्नोलॉजी समझना चाहिए और क्रिप्टो करेंसी डिफरेंट चीज है जो उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो उसके लिए एक एक करके पॉइंट से बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे कि बिटकॉइन क्या एक अच्छी करेंसी है, और यह समझने के लिए कि वो अच्छी करेंसी है कि नहीं, हमको यह समझना चाहिए कि करेंसी, किसी भी करेंसी को अच्छा बोलने के लिए उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं अगर कोई करेंसी अच्छी है तो सबसे पहली चीज जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि अगर वो बहुत ऊपर नीचे जा रही है तो वो एक बहुत अच्छी करेंसी नहीं है, कोई भी अपना पैसा उस करेंसी में रखना नहीं चाहेगा। दूसरी जो करेंसी में इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टेबिलिटी का आप लोग बोल सकते हैं कि आज क्रिप्टो करेंसी शायद स्टेबल नहीं है, आगे स्टेबल हो जाएंगी, इस पे बात करेंगे। बट दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी करेंसी में, करेंसी दो टाइप की होती है, या तो ऐसी कोई करेंसी होती है जिसकी कोई यूटिलिटी हो, यानी उसका कोई यूसेज हो, और वो हम समझेंगे कैसी होती है, और या दूसरी टाइप की करेंसी होती है जिसको फिएट करेंसी बोल देते हैं, जिनकी कोई बैकिंग हो, यानी कि सेंट्रल बैंक बोल देता है कि ये नोट है और ये हमारी इसके पीछे बैकिंग है, वो ऐसी करेंसीज भी होती है। तो आप समझते हैं जो बिटकॉइन है वो इन सब चीजों में कहां पर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं करेंसी की, दो टाइप की करेंसी होती है, या तो यूटिलिटी वाली या बैकिंग वाली। तो सबसे पहले यूटिलिटी वाली करेंसीज की कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको समझ पड़ेगा कि बिटकॉइन इससे कैसे रिलेटेड है, या बिटकॉइन में क्या इससे एक्स्ट्रा है या इससे क्या कम। तो यूटिलिटी वाली करेंसी अगर मुझे बहुत सिंपल तरीके से मजाक वाले पॉइंट में कुछ समझाना हो तो हमेशा बोलता हूं एक यूटिलिटी वाली करेंसी हो सकती है एक्लियर्स, यानी आप जो केमिस्ट के पास जाते हैं और केमिस्ट या कोई भी जनरल स्टोर में जाते हैं, उसको बोल आपको चेंज देना होता है उसको 1 रुपया, उसके पास 1 रुपया नहीं होता तो उसके बदले वो आपको क्या दे देता है, एक्लियर्स। तो आपने नोटिस किया, आप एक्लियर्स को क्या मान लेते हैं, आप एक करेंसी मान के वहां से लेके निकल भी जाते हैं, तो एक्चुअली आपने करेंसी की तरह उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, बहुत टाइम तक वो आपको बार बार एक्लियर्स देते गया, क्योंकि वो एक्लियर्स देते गया तो आपने बोला यार ये क्या मजाक चल रहा है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे एक्लियर्स नहीं चाहिए। तो आपको आपके केमिस्ट या जनरल स्टोर ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको एक्लियर्स दे रहा हूं, मेरे पास चेंज अभी नहीं है, अगली बार आप जब मेरे को पैसे दोगे तो आप भी एक्लियर्स दे देना, यही वाली एक्लियर्स जो मैं आपको दे रहा हूं। तो आपने नोटिस किया, आपने और केमिस्ट ने, जनरल स्टोर ने और बाकी सब लोगों ने उस एरिया में उस एक्लियर्स को क्या मान लिया है, करेंसी मान ली। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस करेंसी में कोई बैकिंग है, क्यों समझते हैं। अच्छा, कई लोग मेरे को ये बोलते हैं सरकार ने, अब तो गवर्नमेंट ने बिटकॉइन के ऊपर रेगुलेशंस ले आए हैं, और लेकिन अभी भी ये नहीं बोला है कि वो इलीगल है, करना गलत है। तो कई लोग बोलते हैं अगर ये गलत है तो सरकार इसको बेसिकली ऐसा क्यों नहीं बोल देती ये इलीगल। तो ध्यान से समझिए, सरकार को ये बोलने की जरूरत नहीं होती कि ये लीगल करेंसी है, ये इलीगल करेंसी है। सरकार सिर्फ बोलती है हमारी करेंसी ही लीगल है। कभी सरकार ऐसे बोलती है ये पेन लीगल करेंसी नहीं है, या कभी ऐसी सरकार बोलती है जो पेंटिंग आपके घर पे टंगी हुई है वो लीगल करेंसी नहीं है, घर पे जो पानी की बोतल है वो लीगल करेंसी नहीं है। ये बोलने की बात ही नहीं है कि वो लीगल करेंसी है कि नहीं। आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि हमारी सेंट्रल बैंक की जो करेंसी है बस वही लीगल टेंडर है। तो आपने अगर ये बोल दिया तो इनडायरेक्टली आप बोल रहे हैं बाकी हम किसी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते, और सरकार बीच बीच में छोटी छोटी चीजों पे इंटरफेयर नहीं करती। कैसे समझते हैं, जैसे कि एक्लियर्स को आपने करेंसी की तरह ले लिया और करेंसी की तरह दे भी दिया, तो क्या सरकार ये डिक्लेयर कर रही है कि एक्लियर्स लीगल टेंडर नहीं है। बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है कि एक्लियर्स लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन लोग कन्वीनियंस के लिए यूज कर रहे हैं तो सरकार भी कुछ नहीं बोल रही। लेकिन गवर्नमेंट तब इंटरफेयर करेगी, ध्यान से देखिए, अगर आप सबको लगने लग जाए यार एक्लियर्स तो बड़ी जबरदस्त चीज है, ये चेंज देने में बहुत काम आती है, और आगे आपको लगे यार 1 रुपए के सिक्के कम हो जाएंगे, बाद में केमिस्ट को बड़ी प्रॉब्लम होगी, लोगों के पास भी चेंज नहीं होगा, तो ये एक्लियर्स बहुत महंगी बिकेगी। तो आप सब लोगों ने क्या किया, लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में एक्लियर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया, और खरीद के अपने घर पे स्टोर करते गए, क्योंकि फ्यूचर में एक्लियर्स की वैल्यू 4 रुपए हो जाएगी, 5 रुपए हो जाएगी। आप बोलेंगे जिसको भी चेंज चाहिए 1 रुपए का मुझे 5 दो, तभी मैं 1 रुपया दूंगा आपको, ये एक्लियर्स दूंगा। तो एक्लियर्स की वैल्यू आपको लगता है बढ़ने वाली है, तो आपने एक्लियर्स को क्या करना स्टार्ट कर दिया, स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही गवर्नमेंट को ये पता लगेगा कि ये ज्यादा हो रहा है, हमारे लीगल टेंडर एक ही है, हमारी कंट्री की करेंसी जो सेंट्रल बैंक इशू करती है ये करेंसी नहीं है, और लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो हो सकता है अचानक से गवर्नमेंट आए और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप ले, और क्या बोले, कल से एक्लियर्स में बाई कुछ भी बाई करना, कुछ भी सेल करना, इसमें ट्रेड करना एकदम इलीगल है। और मान लेते हैं हाइपोथेटिकली उन्होंने रूल पास कर दिया कि कोई भी एक्लियर्स में पैसे देते हुए पाया गया या लेते हुए पाया गया, उसको 10 साल की क्या हो जाएगी, जेल। अब अज्यूम करिए अगर ऐसा हो गया, अब टेस्ट आएगा कि एक्लियर्स में ताकत कितनी है, एक्लियर्स की अंडरलाइन वैल्यू कितनी है। तो क्या हुआ, कल से सब एक्लियर्स खत्म हो गई, तो क्या एक्लियर्स के पीछे कोई बैकिंग है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने जो लाखों रुपए की एक्लियर्स खरीदी है, क्योंकि अब आपको कहीं चल नहीं रही है, कहीं काम नहीं आ रही, तो आप कैडबरी के पास वापस जाएं और उनको बोले मैंने आपसे लाखों रुपए की एक्लियर्स खरीदी थी, अब ये मार्केट में चलती नहीं है, इसके बदले मुझे डॉलर दे दो या इसके बदले मुझे इंडियन रुपी दे दो। क्या ऐसा होगा? तो क्या एक्लियर्स के पीछे कोई बैकिंग है? नहीं। लेकिन एक्लियर्स के पीछे क्या है, कुछ यूटिलिटी।
मतलब अगर समझिए आप उसको करेंसी की तरह यूज नहीं भी कर पाए और आपके घर पे 20-25 रुपए पड़े थे एक्लियर्स के फॉर्म में या 200-500 रुपए पड़े थे एक्लियर्स के फॉर्म में, तो आप एटलीस्ट उस एक्लियर्स का क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। मतलब उसमें वो जो 1 रुपए का जो प्लेजर है वो आप डिराइव कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था एक्लियर्स भी एक तरीके की करेंसी है, बस ये फैशनेबल नहीं है क्योंकि इसके साथ क्रिप्टो करेंसी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि क्रिप्टो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत अनोखी चीज होगी, लोगों का इंटरेस्ट आ गया तो लोगों ने इन्वेस्ट किया तो प्राइस बढ़ गया। इसको इकोनॉमिक्स की दुनिया में बोलते हैं प्राइस टू प्राइस फीडबैक। प्राइस टू प्राइस फीडबैक का मतलब कोई चीज बढ़ी, क्योंकि बढ़ी तो सबने इन्वेस्ट किया तो और बढ़ी तो और इन्वेस्ट कर दिया और उसकी वजह से वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन उसके पीछे की यूटिलिटी क्या है, वो नियरली हमको लगता है कुछ नहीं। तो बिटकॉइन के बारे में समझिए। अब मुझे बताइए बिटकॉइन के पीछे बैकिंग को छोड़ दीजिए, क्या कोई यूटिलिटी है? जैसे अगर आपके घर पे कागज के नोट भी पड़े हैं, जो 100,000 के, 2,000 के, 15,000 के नोट भी पड़े हैं, और कल अगर सरकार ने बोला कि कल से ये 2,000 के नोट बंद और हम एक्सचेंज भी नहीं करेंगे, आप अपने पास रखो, कल से ये खत्म, तो क्या होगा? आप उन नोटों का कुछ भी नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जला तो सकते हैं, जला के हीट तो जनरेट कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कागज के टुकड़ों की भी कोई वैल्यू है, एक्लियर्स की खाने की वैल्यू है, लेकिन बिटकॉइन पे कल अगर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, और क्यों बोल सकते हैं ये हम आगे देखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल बैंक्स को ये क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन जैसी चीजें पसंद क्यों नहीं है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। बट अगर कल सरकार ने ऐसा कोई बना दिया कि ना कोई बिटकॉइन खरीद सकता है, ना कोई बिटकॉइन बेच सकता है, तो क्या होगा? तो आप क्या अपने बिटकॉइन को कुछ यूटिलाइज कर पाएंगे? यूटिलाइज कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे ना, उसको तो जला भी नहीं सकते क्योंकि वो तो डिजिटल फॉर्मेट में है, ना जला सकते हैं ना वो आपके लिए कुछ पैसा जनरेट कर सकता है। तो पहले तो समझिए, बिटकॉइन या कोई भी करेंसी या कोई भी चीज अगर एसेट होती, अगर वो इन्वेस्टमेंट होती, तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है हमारे हिसाब से? इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है मैंने वो चीज ली, कभी नहीं बेची, और वो हर साल मेरे लिए क्या जनरेट करता है? कैश। अगर वो कुछ जनरेट नहीं करता तो वो इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकता। तो पहले समझिए, हमने हाउस के बारे में बात करी, घर एक ऐसा एसेट है जो कैश जनरेट करता है, अगर मैं कभी भी ना बेचूं तो रेंट तो जनरेट करता है। फार्मलैंड एक ऐसी जगह है जो मैं कभी भी ना बेचूं, एटलीस्ट फार्म प्रोड्यूस होता है उसको मैं मार्केट में बेच सकता हूं। गोल्ड की हमने बात करी, अगर कभी नहीं बेचा तो कोई कुछ इनकम नहीं होगी, कुछ रेंटल नहीं आएगा। लेकिन गोल्ड इसलिए हमने बोला इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल्ड क्या है? पैसा पार करने की जगह। उसी तरीके से आपको पहले समझना चाहिए, क्या बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट तो वही होता है जिसको अगर आप कभी ना बेचे फिर भी वो आपके लिए क्या जनरेट करता है? कैश। तो हमारे हिसाब से बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब क्या चक्कर हो सकता है? लोग बोलते हैं, हम बोल भी कहा रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट है, हम तो बोल रहे हैं ये क्रिप्टो करेंसी है, ये एक करेंसी है। क्रिप्टो क्यों? क्योंकि वो क्रिप्टिक फॉर्म में उसका डेटा स्टोर हो जाता है, इसलिए उसको आप क्रिप्टो करेंसी बोल देते हैं, बट अभी के मान लेते हैं करेंसी। लेकिन मैंने बोला करेंसी होने के लिए भी उसके पीछे या तो कोई यूटिलिटी होनी चाहिए थी, वो आपको नहीं दिख रही। जैसे एक्लियर्स में कोई यूटिलिटी है। अब एक्लियर्स को तो आप लोग इतनी आसानी से मानेंगे नहीं कि ये करेंसी है। गोल्ड को तो हम मानते हैं, गोल्ड को दुनिया करेंसी मानती है। इनफैक्ट पहले तो रिजर्व्स भी अपने लोग किसमें स्टोर करते थे? गोल्ड में स्टोर करते थे। अभी भी सेंट्रल बैंक इसमें स्टोर करते हैं रिजर्व्स, अपने गोल्ड में काफी हद तक रिजर्व्स स्टोर करते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में बात करी। लेकिन गोल्ड के पीछे क्या कोई बैकिंग है? मतलब कल से अगर गवर्नमेंट को यह पता चल जाए कि टेररिस्ट जो है वो गोल्ड यूज करके बॉम्ब बना सकते हैं, तो बहुत डेंजरस सिचुएशन आ जाएगी। तो सरकारों ने बोला कल से कोई गोल्ड खरीदता हुआ नहीं दिखना चाहिए, बेचता हुआ नहीं दिखना चाहिए, वरना 10 साल कीजिए। तो क्या होगा? आप अपने गोल्ड का कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट गोल्ड की कोई यूटिलिटी तो है, उसकी शीट तो बन सकती है, उसकी वायर तो बन सकती है, गोल्ड की कोई यूटिलिटी है। तो ध्यान से समझिए, गोल्ड के इंडस्ट्रियल यूज भी है, लेकिन जिस प्राइस पे गोल्ड ट्रेड करता है उस प्राइस पे इंडस्ट्रियल यूज उसका नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर ये प्राइस सस्ता आ जाए तो बहुत सारे यूसेज हो सकते हैं। उसकी ज्वेलरी बन सकती है, जो बनती भी है, अभी तो महंगी ज्वेलरी बनती है, बाद में सस्ती ज्वेलरी बन सकती है। अगर गोल्ड का प्राइस सस्ता हो जाए तो उसकी शीट बन सकती है, उसकी वायर बन सकती है। गोल्ड की भी कोई यूटिलिटी है, हो सकता है गोल्ड का प्राइस उसकी यूटिलिटी से क्या है, बहुत आगे, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन मैं बोल रहा हूं गोल्ड भी एक ऐसी करेंसी है जिस पे अगर कल से बैन लग जाए एज अ करेंसी, तो उसकी कोई तो यूटिलिटी है, कोई तो उसका यूसेज है। अगर कोई आपसे नहीं लेगा तो आप उसका कुछ तो कर सकते हैं। जैसे एक्लियर्स को खा सकते हैं, गोल्ड को भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन जो है, इसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। इसकी यूटिलिटी तब तक है जब तक इसमें पैसा पार करने की यूटिलिटी है। मतलब अभी तो दुनिया ये मानती है कि मैंने इसमें पैसा पार किया हुआ है, लेकिन अगर ये करेंसी की तरह काम नहीं करेगी तो आप इसका कुछ कर नहीं पाएंगे, जला भी नहीं पाएंगे, खा भी नहीं पाएंगे, शीट भी नहीं बनेगी, वायर भी नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब आपने बोला ऐसा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप में से कई लोग बोलेंगे ऐसे तो हमारे कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी क्या यूटिलिटी है, वो भी तो कागज के टुकड़े ही है। तो कोई भी कंट्री जैसे सेंट्रल बैंक, हमारे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर कोई भी सेंट्रल बैंक जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट प्रिंट करता है और कल से बोल देता है कि ये क्या है, करेंसी, तो आपने देखा इन्वेस्टिंग की दुनिया में या फाइनेंस की दुनिया में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। एक कागज के टुकड़े पे सेंट्रल बैंक कुछ प्रिंट करती है और बोलती है ये 2,000 रुपए, उसकी यूटिलिटी क्या है? कुछ नहीं। तो आपने बोला भाई गोल्ड की यूटिलिटी हमने मान लिया, एक्लियर्स की कोई यूटिलिटी हमने मान लिया, आप बोल रहे हो बिटकॉइन की यूटिलिटी नहीं है, तो ऐसे तो जो कागज के टुकड़े उनकी क्या यूटिलिटी है? वो भी तो सिर्फ जला ही सकते हैं, उसकी कोई खास यूटिलिटी तो है नहीं, तो वो कैसे करेंसी बन गई? तो याद रखिए, अगर कोई करेंसी की यूटिलिटी नहीं होती तो उसके पीछे क्या होती है? बैकिंग। इसका मतलब सेंट्रल बैंक हमारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोलती है कि कल से अगर आपसे किसी ने ये नोट नहीं लिए तो आप मेरे पास आना, मैं उसके बदले आपको पैसा दे दूंगा, नई करेंसी दे दूंगा। जैसे जब नोट बैन हुए उसके बदले आपको डॉलर भी मिल सकता है, उसके बदले कुछ भी मिल सकता है। उसके पीछे कोई क्या है? हमारे सेंट्रल बैंक की बैकिंग। अब अगर सेंट्रल बैंक की बैकिंग हो तो वो एक करेंसी है। अच्छा, बैकिंग वाली एक और करेंसी कौन सी हो सकती है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो बड़ी क्रूड फॉर्म ऑफ करेंसी है। इंडिया के बिजनेसेस में कई बार आपने सुना होगा, ऐसा होता है, समझिए मैं बिजनेसमैन हूं और मेरे को आपको 1 लाख रुपए देना है, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है। तो मैंने, आप बहुत बार मेरे पास है वरुण देना 1 लाख रुपया दिया नहीं अब तक, तो मैंने क्या किया, कागज का टुकड़ा लिया, उस पर लिखा 1 लाख और नीचे अपना साइन कर दिया।
और मैंने बोला ये लो एक कागज का टुकड़ा, टोकन दे दिया एक तरीके से। कई कई जगहों पे आज से कुछ साल पहले तो काफी चलता था, अभी भी चलता होगा कुछ छोटे एरियाज में, मतलब किसी एक आदमी ने जिसकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी है उसने कागज के टुकड़े पे लिख के दे दिया 1,00,000 रुपया। अब और उसका अकाउंट्स में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि शायद हो सकता है वो ब्लैक का पैसा है। अब आपने मेरे से 1,00,000 रुपए का ये टोकन ले लिया एक तरीके से मेरे सिग्नेचर वाला, इसको आपने एक तरीके से क्या मान लिया, करेंसी। अभी तक आपने पूरा करेंसी नहीं माना, लेकिन आपको भी किसी को अगर पेमेंट देनी है आगे तो समझिए आपने उसको बोला है मेरे पास 1,00,000 तो नहीं है, लेकिन वरुण से मेरे को 1,00,000 लेना है, ये उसका टोकन है, तुम ये 1,00,000 रुपए ले लो। उस बंदे ने मान ले वो ले भी लिया, क्योंकि वरुण की मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, मान लेते हैं उसने साइन किया है तो मान गए। तो आपने नोटिस किया ये कागज के टुकड़े के ऊपर क्योंकि मैंने सिग्नेचर कर दिया, या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन ने सिग्नेचर कर दिया होता जिसकी क्रेडिबिलिटी होती, तो उसको क्या मान लेते हैं, उसको बेसिकली मान लेते हैं एक तरीके से करेंसी, तो उसको भी ट्रेड करते हैं। उसके पीछे क्या है, बैकिंग। ये अच्छी बैकिंग नहीं है, क्योंकि ये बैकिंग बहुत लिमिटेड है। अब ये बंदा वरुण अगर गायब हो जाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सेंट्रल बैंक जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग क्रिएट करते हैं और वो बोलते हैं ये हमारी करेंसी है, इस करेंसी को हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम पीछे खड़े। पहले क्या होता था, उतनी ही करेंसी प्रिंट करनी होती थी जितने आपके पास क्या होता था, गोल्ड। अभी ऐसा नहीं होता, सेंट्रल बैंक के पास इतना गोल्ड भी ना हो, बस उनके बोलने भर से बस वो ये बोल देते हैं कि हम इसको 2,000 का नोट मानते हैं, तो ये 2,000 का नोट मान लिया जाता है। अब मुझे ये सोच के बताइए कि बिटकॉइन जो है उसमें कौन सी ये क्वालिटी है, क्या बिटकॉइन की कोई यूटिलिटी है, कल से अगर किसी ने आपसे नहीं खरीदा तो आप इसको यूज कर सकते हैं क्या, अगर इसको बाय सेल करने के लिए यूज नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएंगे, एक्लियर्स गोल्ड को कर पा रहे थे, क्या इसकी कोई बैकिंग है, क्या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा कोई वर्ल्ड में इंस्टीट्यूशन है कि कल से अगर दुनिया ने बोला कि हम बिटकॉइन ना लेंगे ना किसी को देंगे, तो आप अपने बिटकॉइन लेके किसी के पास जा सकते हैं क्या और उनको बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास ये बिटकॉइन पड़े थे, अब दुनिया इसको मानती नहीं है, पहले मान रही थी, तो इसके बदले मुझे डॉलर दे दो या इंडियन रुपी दे दो। नहीं, तो आपको पहली चीज ये समझनी है कि करेंसी में क्या होना चाहिए, या तो कोई यूटिलिटी या तो कोई बैकिंग, ये दोनों ही चीजें इसमें नहीं। अब एक और चीज समझते हैं, मान लेते हैं यूटिलिटी और बैकिंग ना भी हो, तभी भी शायद अगर आपके मन में आ रहा है कि ये दोनों चीजें ना भी हो सकता है दुनिया चेंज हो, नई टाइप की करेंसी बन जाए, तो भी वो करेंसी बन जाए इवन दो इनमें ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं है। तो मैं आपको दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, करेंसी को क्या होना चाहिए, स्टेबल। स्टेबल क्यों होना चाहिए, समझिए अगर मुझे किसी भी चीज को इसके ऊपर लिखना है ये इतने रुपए का है या इतने डॉलर का है या इतने बिटकॉइन का है, तो कैसे लिखूंगा, समझिए ये पेन है 1 बिटकॉइन का, तो मैंने लिख दिया समझिए ये पेन है 10 रुपीज का, और मान लेते हैं 10 रुपीज में 1 बिटकॉइन है, इसी करने के लिए मान लीजिए। तो मैंने क्या किया, या तो मैंने इस पे लिख दिया ये पेन कितना है 10 रुपीज। आप 15 मिनट बाद आएंगे तो इस पे क्या लिखा होगा, 10 रुपीज लिखा होगा। आप 2 महीने बाद भी आएंगे तो भी शायद पेन पे क्या लिखा होगा, 10 रुपीज लिखा होगा। आपने नोटिस किया क्या स्ट्रेंथ है रुपी की, कि आप जब 10 रुपीज लिख देते हैं ये 10 रुपीज रहता है, क्योंकि करेंसी हमारी क्या रहती है, स्टेबल। अगर कल अचानक से $1 में 600-700 रुपए हो जाए तो इसको आप 10 रुपए नहीं बोल पाएंगे। तो हमारी करेंसी क्योंकि स्टेबल रहती है इसलिए इस पे प्रिंट किया जा सकता है ये 10 रुपए का है, या बोला जा सकता है ये $1 का है। लेकिन बिटकॉइन में कैसे बताएंगे आप, बिटकॉइन तो बहुत वोलेटाइल है। अगर मैंने लिख दिया ये 1 बिटकॉइन का है और 1 बिटकॉइन में इजी करने के लिए हमने मान लिया से 10 रुपए, तो मैंने अज्यूम कर लिया 10 रुपए का है, ये 1 बिटकॉइन का है। 15 मिनट बाद क्या ये 1 बिटकॉइन का रहेगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस बहुत ऊपर या बहुत नीचे हो जाए। तो पहले समझिए अगर बिटकॉइन को एक करेंसी बनना है, अगर बिटकॉइन को एक करेंसी बनना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, बहुत स्टेबल। तो पहली चीज बिटकॉइन जो है वो स्टेबल नहीं है। इस पे भी आप आर्गुमेंट दे सकते हैं कि अभी आपने यूटिलिटी का आर्गुमेंट दिया और बैकिंग का आर्गुमेंट दिया कि नहीं ये नई टाइप की करेंसी है, और नई टाइप की करेंसी जो होती है उसमें ये नहीं होता तो शायद ऐसी करेंसी बन जाए। मैंने आपको बोला लेकिन वो स्टेबल भी नहीं है, तो आपने आर्गुमेंट दिया अभी नई बनी है तो स्टेबल नहीं है, लेकिन बाद में शायद स्टेबल हो जाएगी, तो ये भी आर्गुमेंट दिया जा सकता है। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बता रहा था, तो हमने अभी स्टेबिलिटी की बात करी कि इसको पेग करना, बिटकॉइन में पेग करना क्या होता है, बहुत मुश्किल। अब आपके मन में ये आएगा कि हो सकता है फिर भी आगे जाके ये करेंसी बन जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या समझना चाहिए कि सेंट्रल बैंक को बिटकॉइन से क्या प्रॉब्लम है, और उसके वजह से आपको समझ पड़ेगा कि शायद बिटकॉइन जैसी चीज का फ्यूचर क्या होगा। तो पहले तो बिटकॉइन की मैंने काफी बुराई कर ली, तो अभी क्या करते हैं, थोड़ी सी मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ बताता हूं। तो लोग बिटकॉइन की स्ट्रेंथ क्या बताते हैं कि ये लिमिटेड सप्लाई है इसकी, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल बैंक का जब मन किया वो प्रिंट कर दो। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक का जो क्रिटिसिज्म होता है वो किस चीज पे होता है वो समझते हैं, बिटकॉइन की लोगों को जरूरत क्यों पड़ी वो समझते हैं। लोगों को ये लगता है कि सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, जैसे 2008 क्राइसिस के बाद जब हालत खराब हुई तो नोट छाप दिए, नोट छाप दिए तो क्या हो गया, नोट की वैल्यू क्या हो गई, कम, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया। क्यों हो गया, समझिए दुनिया में घर उतने ही है, लैपटॉप उतने ही है, पेन उतने ही है, लेकिन आपने नोट ज्यादा छाप दिए, तो एसेट्स तो उतने ही है जो लोगों को खरीदे हैं, लेकिन पैसा ज्यादा हो गया, तो हर एसेट की वैल्यू मार्केट में क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी आपकी करेंसी की बाइंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। तो लोगों को लगता है कि मैंने अपना पैसा डॉलर में स्टोर किया था, मैंने अपने पैसा इंडियन रुपी में स्टोर किया था, और क्योंकि ये हर साल डिप्रिशिएट होते रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है, और क्यों होती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक नोट छापते जाती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी क्रिएट करती है तो वैल्यू गिर जाती है, सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन क्रिएट करता है तो वैल्यू गिर जाती है। तो लोगों ने बोला यार इसका कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए करेंसी की अगर अनलिमिटेड सप्लाई होगी और बार बार वो ज्यादा छापते जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए लोगों ने बोला यार बिटकॉइन जैसी चीज ले आओ जिसपे सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल ही नहीं। सेंट्रल बैंक ना बिटकॉइन प्रिंट कर सकता है, ना सेंट्रल बैंक बिटकॉइन मार्केट से कम कर सकता है, उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है इस करेंसी पे। तो इसकी जरूरत, या लोगों ने क्यों उसको सजेस्ट किया कि आना चाहिए कि भाई सेंट्रल बैंक के हाथ से ये पावर खींच ली जाए। क्यों खींच ली जाए, क्योंकि सेंट्रल बैंक मनी को क्या कर देती है, डिवैल्यू कर देती है। ये बिटकॉइन का सबसे स्ट्रॉन्ग, इसमें जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट उसमें बोलते हैं। तो मैं ये तो मान रहा हूं कि सेंट्रल बैंक जो है करेंसी को डिवैल्यू कर
करता है, ये सब मैं मान रहा हूं क्रिटिसिज्म, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा अगर सेंट्रल बैंक को जब आप ये पावर देते हैं उसकी कुछ वीकनेसेस हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप सेंट्रल बैंक को ये पावर नहीं देते तो इमेंस प्रॉब्लम है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने सेंट्रल बैंक से ये पावर ले ली, तो एक बार समझे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जनरली इकोनॉमी को से इंडिया के केस में 8% रियल ग्रोथ से बढ़ना पड़ता होता है, हम सेंट्रल बैंक चाहता है 6% का क्या होता है इन्फ्लेशन, तो 14% से जीडीपी क्या है नॉमिनल टर्म्स में बढ़ रही होती है, और हमको पता है हमको इंडिया की जीडीपी 14% से बढ़ानी है अगर हमें ग्रोथ क्रिएट करनी है। और अमेरिका और जापान जैसी कंट्रीज को क्या पता है कि इन्फ्लेशन कितना रखना है, 2% रखना है, अगर ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम, कम हो गया तो प्रॉब्लम। तो बहुत ध्यान से सुनिए, सेंट्रल बैंक का काम है प्राइसेस में क्या करना, स्टेबिलिटी लेके आना। सेंट्रल बैंक का काम है कि ग्रोथ भी होते रहे लेकिन एक्चुअली प्राइसेस साथ में क्या रहे, थोड़े स्टेबल रहे। अभी अगर सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो कैसे करते हैं, जैसे इंडिया के केस में हमने बोला कंफर्टेबल रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज 4% प्लस और माइनस 2%। अगर जो इन्फ्लेशन 6-7% से ज्यादा हो गया, 8%, 7%, 9%, तो सेंट्रल बैंक घबरा जाएगी। आप समझते हैं अगर ये हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ते गया तो एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स, एक और बार समझते हैं। अगर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई तो रिच और पुअर का जो डिवाइड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, ध्यान से देखिए। समझिए मेरे पास है 10 करोड़ के एसेट और मेरा महीने का खर्चा है 1 लाख 2 लाख रुपया, तो मेरा साल का खर्चा कितना है मान लेते हैं 24 लाख रुपीस, और मेरे पास एसेट कितने हैं ये मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए। अब अगर महंगाई बढ़ती है 10% से तो सोचिए क्या होगा, मेरा जो 24 लाख का खर्चा है वो 2.4 लाख से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको समझ पड़ रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ गई तो मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो 10 करोड़ के एसेट भी हैं, ये इनकी वैल्यू भी मार्केट में बढ़ जाएगी, ये 11 करोड़ के हो जाएंगे। तो आपने नोटिस किया मेरे एसेट की वैल्यू 1 करोड़ से बढ़ गई लेकिन खर्चा तो 2.4 लाख से बढ़ा, मतलब मैं और अमीर बन गया। तो आपको पहले तो ध्यान से समझना चाहिए, सेंट्रल बैंक जो है वो ये बोलता है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया तो अमीर और अमीर हो जाएंगे, इसीलिए अमीर जो है वो सेंट्रल बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते हैं और बोलते हैं इंटरेस्ट रेट क्या करो, नीचे, इंटरेस्ट रेट और नीचे कर दो। जितने इंटरेस्ट रेट नीचे उतने मार्केट में एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो एसेट होल्ड कर रहे होते हैं, जिनके पास बहुत एसेट्स होते हैं, वो बहुत अमीर बन जाते हैं। लेकिन पुअर लोगों का क्या होता है, सोचिए पुअर लोगों के पास आज कोई एसेट ही नहीं है, वो हर महीने कुछ पैसा कमाते हैं, उस पैसे में से कुछ सेव करके वो क्या बनाने वाले थे, कुछ खरीदने वाले थे, एसेट बनाने वाले थे अपने पास। लेकिन अब क्योंकि वो पुअर है और उनकी सेविंग वैसे ही कम थी और इन्फ्लेशन बढ़ गया है और इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ गई है, तो उनकी सेविंग क्या हो जाएगी और कम, तो वो कभी एसेट बिल्ड कर ही नहीं पाएंगे। तो गरीब जो है वो और गरीब होता जाएगा और अमीर जो है वो और अमीर होता जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट जो है अचानक से जब इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट होता है 6% से ऊपर, तो एकदम से इंटरेस्ट रेट क्या, गवर्नमेंट नहीं सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट क्या करना स्टार्ट करती है, ऊपर, ताकि डिमांड कम हो जाए, इन्फ्लेशन कहां आ जाए, थोड़े कंट्रोल के रेंज में, कंट्रोल करने वाली रेंज में नीचे आ जाए। लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा मनी की सप्लाई किसके हाथ में होनी चाहिए, सेंट्रल बैंक। क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या क्या करते हैं, जब इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी ऊपर करते हैं और कुछ पैसा मार्केट से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके पास ये पावर है कि मनी की सप्लाई और मनी का जो सप्लाई है उसको वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो इस केस में वो मनी की सप्लाई को क्या कर देते हैं कम। सोचिए अगर आपने ये पावर सेंट्रल बैंक से खींच ली तो अगली बार जब हाइपर इन्फ्लेशन आएगा तो पैसा कैसे सप्लाई खींचेंगे, क्योंकि पैसा तो आपने बिटकॉइन कर दिया, बिटकॉइन में आप तो वो तो आपके पास है ही मार्केट में, तो हम इसकी सप्लाई कम नहीं कर पा रहे, सेंट्रल बैंक तो बिटकॉइन मार्केट से कम नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर वो कम नहीं कर पा रहा तो आपने कंट्रोल क्या कर दिया, सेंट्रल बैंक का खराब। उसी तरीके से जब भी इकोनॉमी में क्राइसिस आएगा, अगर इकोनॉमी में बहुत बड़ा क्राइसिस आया, जैसे कि एकदम से डिफ्लेशन हो गया, हर चीज का प्राइस क्या होना स्टार्ट हो गया, गिरना स्टार्ट हो गया। अगर डिफ्लेशन आया और महंगाई 2% से नीचे हो जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, डिफ्लेशन और भी ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि अगर हर चीज के प्राइस गिरना स्टार्ट हो गए तो क्या होगा, सबको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। मैंने घर खरीदा उसकी वैल्यू गिर जाएगी, मैंने पेन खरीदा उसकी वैल्यू मार्केट में गिर जाएगी, तो मैं पेन खरीद के बेचने के लिए नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अगर मैंने खरीद के अपने पास 2 महीने रखा और वैल्यू गिर गई, जब तक मैंने बेचा पेन को मार्केट में तब तक वैल्यू गिर गई तो मैं और गरीब हो जाऊंगा। तो जब डिफ्लेशन का प्रॉब्लम आ जाता है तो कंट्री में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, एकदम बंद। और अगर इन्वेस्टमेंट बंद हो गया तो सीरियस प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जॉब क्रिएट नहीं होगी। अब मुझे बताइए अगर आप सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं तो आप डिफ्लेशन से कैसे लड़ेंगे। आप बोलेंगे अगर डिफ्लेशन आ गया इसको थोड़ा इन्फ्लेशन में कन्वर्ट करो, हाइपर में नहीं करना इन्फ्लेशन में, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव तो रखना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, मनी की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज करेंगे। आप नोट प्रिंट करके भी मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट रेट नीचे करके डिमांड बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मनी की सप्लाई अगर आपने नहीं बढ़ाई तो वैसा ही हो जाएगा जैसे 1929 ग्रेट डिप्रेशन में आया। 1929 ग्रेट डिप्रेशन में उनको नोट छापने थे, लेकिन उतने ही नोट छाप सकते थे जितने उनके पास क्या होना चाहिए था। हमने गोल्ड की वीडियो में बात की है, जितना उनके पास गोल्ड था, क्योंकि गोल्ड कम था तो नोट नहीं छाप पाए, नोट नहीं छाप पाए तो डिफ्लेशन में रह गया, इन्फ्लेशन नहीं बन पाया। तो आपको ये समझना चाहिए सेंट्रल बैंक के लिए ये बहुत ही डेंजरस है। इसलिए डेंजरस है कि अगर ये बिटकॉइन जैसी करेंसी आ गई और सेंट्रल बैंक का कंट्रोल मनी की सप्लाई पे खत्म हो गया तो ये बहुत बड़े बड़े इकोनॉमी में बूम आएंगे, बहुत बड़े बड़े बर्स्ट आएंगे और सेंट्रल बैंक इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। तो अगर हमको ये बड़े बड़े बूम एंड बर्स्ट से बचना है तो हमको ये कंट्रोल सेंट्रल बैंक के हाथ में देना ही पड़ेगा। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल बैंक के हाथ में ये जब सप्लाई होती है, ये कंट्रोल होता है, उसके बहुत वीकनेसेस हैं, ये हम मानते हैं, ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर ये कंट्रोल उनके हाथ से ले लिया जाए तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही
बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया करेंसी का क्या प्रॉब्लम है, इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया सेंट्रल बैंक को क्या प्रॉब्लम है, और सेंट्रल बैंक को इतनी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को इतनी प्रॉब्लम है कि हो सकता है उनके ऊपर ऐसा प्रेशर आ जाए कि वो ये बोले कि ऐसा करो, कल से बिटकॉइन को क्या करो, बैन ही करो। जो बात चल भी रही थी, लेकिन बैन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अगर हमने बैन कर दिया तो दूसरी कंट्री से करके कर रहे होंगे। तो या तो बैन करना है तो पूरी दुनिया को साथ में करना है, एक कंट्री बैन करे तो उसका फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इसको बैन करना चाहते नहीं है, चाहते तो है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो आप सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है उनके स्टेटमेंट सुन सकते हैं कि उनका जो कंट्रोल है, उनकी जो अथॉरिटी है इकोनॉमी पे, वो एकदम खत्म हो जाएगी। लेकिन वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि दूसरी कंट्रीज बैन नहीं करेंगे, इसलिए वो उसको रेगुलेट कर रहे हैं रादर देन ट्राइंग टू बैन। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, लेकिन इलॉन मस्क जैसे लोग, बाकी टेक गुरुज ये तो बोलते हैं यही फ्यूचर है, तो हम क्या समझे? तो पहले तो आपको समझना चाहिए, कभी कभी कुछ फैड आते हैं कि ये बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं है, सब बड़े बड़े लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, और हर फैशन में पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। इसकी सबसे बड़ी कहानी क्या है? सेंट्रल बैंक के पास बहुत पावर है, जिसकी वजह से रूपी और डॉलर और सब करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, इसलिए हमको करेंसी चाहिए। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बन गई है। अब आपको ये याद रखना चाहिए, ये इलॉन मस्क बोले या वॉरेन बफेट बोले, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, चाहे वॉरेन बफेट बोल दे कि अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आपको एक सिंपल लॉजिक आपको यूज करना चाहिए। क्या लॉजिक है? अगर आपने ये करेंसी अपने पास खरीद के रख दी, अगर आपने ये करेंसी अपने पास रख दी 100 साल के लिए, तो क्या ये 100 साल आपको कुछ इंटरेस्ट जनरेट करके देगा, कुछ इनकम जनरेट करके देगा? नहीं। अगर वो इनकम जनरेट करके नहीं देगा तो इसको आप इन्वेस्टमेंट तो मान ही नहीं सकते। अब आप उसको जैसे जस्टिफाई करना चाहे करिए, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है ही। अब आपको बोलना चाहिए चलो वरुण इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये करेंसी तो हो सकती है। तो मैं बोल रहा हूँ करेंसी भी ऐसी होनी चाहिए जिसकी या तो यूटिलिटी हो या बैकिंग हो, क्योंकि अगर कल दुनिया ने एक बार भी इसको बैन किया तो ना इसको आप यूज कर पाएंगे, ना किसी के पास ले जा पाएंगे जिससे आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से करेंसी भी ये डेंजरस है, करेंसी भी ये डेंजरस है, और इन्वेस्टमेंट तो ये है ही नहीं। तो आप इसको इस ढंग से समझिए, हाउस जो है वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो क्या जनरेट करता है? इनकम जनरेट करता है, अगर आप ना भी बेचे तो। फार्म लैंड जो है वो इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, लेकिन उस फार्म और घर का प्राइस उसकी अर्निंग एबिलिटी के हिसाब से कितना है, ये एक अलग क्वेश्चन है। जैसे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर P/E रेशियो, कमाने की एबिलिटी ओवर प्राइस, अगर समझिए अर्निंग सारी कंपनीज की ₹1 है और प्राइस ₹200 है, तो शायद ये जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है वो भी इस प्राइस पे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हो सकता है घर इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन सही प्राइस पे। गोल्ड को आपको सोचना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये पैसा पार्क करने की जगह है, ये करेंसी है, दुनिया इसको करेंसी मानती है और हो सकता है आगे भी मानते रहे। मैंने आपको बताया मैं गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की तरह यूज भी नहीं करता, मैं गोल्ड में पैसा पार्क भी नहीं करूंगा, लेकिन जो पैसा पार्क कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप शायद बहुत ही डम काम कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है गोल्ड एज ए करेंसी का 100 साल बाद क्या होगा, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन अगर आप बिटकॉइन जैसी चीज की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ना ये इन्वेस्टमेंट है, ना ये करेंसी है, और दुनिया ने गलती से इसको करेंसी मान लिया। अगर दुनिया ने इसको करेंसी मान लिया और सेंट्रल बैंक्स का जो कंट्रोल है मनी सप्लाई पे वो खत्म कर दिया, तो मेरे को लगता है ऐसा नहीं तो हो नहीं सकता। हो सकता है सेंट्रल बैंक इतना डम डिसीजन ले ले, मेरे हिसाब से इतना डम डिसीजन ले ले कि आने दो किसी को करेंसी बना दो, क्योंकि आज अभी भी दुनिया में बात चल रही है। देखिए जब से हमने ये गोल्ड स्टैंडर्ड हटाया है, मतलब नोट छापने की प्रिंटिंग की जो एबिलिटी है, पहले उसको किससे लिंक किया गया था? जितना आपके पास गोल्ड है। जब से हमने इसको हटाया है, सेंट्रल बैंक्स जब भी रिसेशन आता है कुछ ज्यादा ही मनी प्रिंट कर देते हैं। तो वो क्या, कई लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल बैंक अपनी पावर को क्या कर रहा है? अब्यूज कर रहा है। इस अब्यूज को कम करने के लिए किसी चीज के साथ तो लिंक करो। इसलिए कई लोग वापस, ऐसे लोग भी हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाने के लिए वापस लोगों को, दुनिया को बोल रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो बिटकॉइन जैसी चीज पे जाने के लिए बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको यह समझना पड़ेगा कि गोल्ड का हमको क्या गड़बड़ होती है वो हम देख चुके हैं 1929 में। बिटकॉइन में क्या होगी वो भी हमको क्लियर है। इस अब्यूज को, जो सेंट्रल बैंक अपनी पावर को अब्यूज कर रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और उसका सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि दुनिया में नहीं है, सोल्यूशन दुनिया दे चुकी है। काफी बार ये बात हुई है। क्या बात हुई है कि अभी क्या होता है, जब इकोनॉमी नीचे जाती है तो सेंट्रल बैंक जितना चाहे उसकी मर्जी के हिसाब से क्या कर देता है? प्रिंट। जब इकोनॉमी ऊपर जाती है तो जितना चाहे उसकी मर्जी के हिसाब से मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर कर देता है, पैसा लिक्विडिटी क्या कर देता है? कम कर देता है। तो उसकी पावर कम कर दी जाए और क्या किया जाए? कई लोग ऐसा बोलते हैं जो कैपिटलिज्म के बहुत प्रो होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा फ्री मार्केट्स में बिलीव करते हैं, वो ये मानते हैं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, यानी सेंट्रल बैंक जैसी चीज का भी इंटरफेरेंस ना के बराबर होना चाहिए। उसके लिए वो क्या बोलते हैं, आपने जीडीपी का डेटा पब्लिश कर दो, इसको ट्रांसपेरेंट रखो। जब जब जीडीपी आपकी जो टारगेट जीडीपी है, जो आप चाहते हैं जितना ग्रो करे, उससे कम ग्रो करे, तो ऑटोमेटिकली पहले डिसाइड करिए इतना % कम ग्रो करेगी तो हम इतना मनी सप्लाई कर देंगे। सेंट्रल बैंक अपने मर्जी से, मन मर्जी से ऐसा नहीं कर सकती। और ज्यादा अगर ग्रो करे तो उसको पहले से ही सेट कर दो, डिफाइन कर दो, क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया होगा कि कभी भी कोलैप्स होगा तो इतना ही करना है, कभी भी बूम आएगा तो इतना ही मनी मार्केट से निकालना है। तो सेंट्रल बैंक की थोड़ी सी पावर क्या हो जाएगी? कम। इससे आप सेंट्रल बैंक के जो अब्यूज है उसकी पावर का शायद अब्यूज है, और मेरे को नहीं लगता कि सेंट्रल बैंक जानबूझ के अब्यूज करती है। सेंट्रल बैंक इसलिए करती है क्योंकि वो भी घबरा जाती है कि रिसेशन आ गया तो पता नहीं क्या होगा, तो जितने नोट छापते हैं छाप दो, डिफ्लेशन ना हो जाए, तो वो जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी। अच्छा, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट इसमें समझने वाली है, जो मुझे लगता है इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है। लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन दुनिया बदल देगी। तो पहले तो ये समझिए, क्या ब्लॉकचेन दुनिया बदल देगी? क्या हम मानते हैं? मेरे ख्याल से मैं भी काफी हद तक मानता हूं कि ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। मतलब इसमें इतनी खास बातें हैं कि ये दुनिया बदल देगी। लेकिन आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ब्लॉकचेन अलग चीज है, क्रिप्टो अलग चीज है। क्रिप्टो का जो हिसाब है, उसका जो रिकॉर्ड है, उसका
जो डेटाबेस है उसको मेंटेन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन जो है वो मेरे हिसाब से एक्सीडेंटल इनोवेशन, क्योंकि क्रिप्टो आई, किसी का भी कंट्रोल नहीं होने वाला था, कोई भी इसका कंट्रोल नहीं करता, किसी के पास भी इसका हिसाब नहीं था, इसलिए हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इसका हिसाब निकाल रखना या रिकॉर्ड मेंटेन करना या डेटाबेस मेंटेन करने के लिए हमने ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई। यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। समझिए, अगर बहुत इजी लैंग्वेज में, अगर मैंने आपको पेमेंट दी और आप मेरे घर से बिटकॉइन आपके घर आ गए, तो ये मेंटेन कौन करेगा? तो क्या होता है, जब ये ट्रांसफर हुआ तो बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क पे ये डेटा स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई एक कंप्यूटर पे जाके चेंज भी कर दे कि ये करेंसी संजय वरुण की है या XYZ की है, तो फायदा नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे जगहों पे डेटा स्टोर हो गया है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ करेंसी में यूज नहीं होगी, ये लॉजिस्टिक्स में यूज होगी। जैसे आज जब आप एप्पल खाते हैं आप और उसको बोला जाता है ये ऑर्गेनिक एप्पल है, तो आपको तो नहीं पता है सच में ऑर्गेनिक है कि नहीं। अब हो सकता है जब ऑर्गेनिक एप्पल किसी खेत से निकलेगा तो उसके ऊपर एक टैग लगेगा, जब वो ट्रांसफर होगा तो ये अपडेट होगा, और जब जब एप्पल जो है अपनी जगह चेंज करेगा, इसके अंदर इस पूरे नेटवर्क ऑफ जो कंप्यूटर्स है उस पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, और आप लास्ट में जब एप्पल खरीदेंगे उसको स्कैन करके पता कर सकते हैं कि ये एप्पल सच में ऑर्गेनिक है या नहीं है। ये तो मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया। और अगर कोई एप्पल का इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में जाके चेंज भी करना चाहे तो वो चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हजारों लाखों कंप्यूटर पे ये डेटा पहले से ही अपलोड हो चुका है। मैंने ये बहुत छोटा एग्जांपल दिया। लॉजिस्टिक्स में नहीं हो सकता है, बैंकिंग में बहुत ज्यादा यूज हो जाए, हो सकता है ड्राइवरलेस कार्स में जो इंफॉर्मेशन इधर करनी है वो यूज हो जाए। तो ब्लॉकचेन कैन बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि क्रिप्टो अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ये दोनों एकदम अलग अलग चीजें, राइट। अच्छा, एक और चीज समझिए, हो सकता है ब्लॉकचेन इज अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, ऑफ मेंटेनिंग डेटाबेस। जैसे आपको याद होगा, चेक इज अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। पहले अगर याद हो आपको, तो बहुत पैसा ट्रांसफर करने के लिए क्या करते थे लोग, सूटकेस में पैसा डालते थे, दिखाते थे सूटकेस में लेके जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ता, अब आप चेक लिखते हैं और पैसा ट्रांसफर हो जाता है। एनईएफटी करते हैं, पैसा ट्रांसफर हो जाता है। आईएमपीएस करते हैं, पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आईएमपीएस, एनईएफटी या यूपीआई या चेक, ये बहुत एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी है। उसी तरीके से हो सकता है ब्लॉकचेन जो है वो बहुत एफिशिएंट वे ऑफ मेंटेनिंग डेटाबेस है। इसका मतलब मार्केट में चेक दिखने लग जाएंगे महंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब एनईएफटी का रेट बढ़ जाएगा मार्केट में, ऐसा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके बहुत जगहों पे जिंदगी बेटर की जा सकती है। इसमें मेरे को शायद बहुत कम डाउट है। तो मैं यंगस्टर्स को ये बोलता हूं बार बार, जितना टाइम वेस्ट ये क्रिप्टो की साइट्स पे जाके उनके ट्रेडिंग एक्सचेंज पे जाके खरीदने और बेचने में टाइम लगाते हैं, उससे अच्छा जाइए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझिए और वो बनिए जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके इस दुनिया को बहुत बेहतर जगह बना सकता है। मेरे ख्याल से वो पोटेंशियल उसमें है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो या तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा या सेंट्रल बैंक इसको कभी ना कभी खत्म कर देंगे। अच्छा, एक और चीज लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, बिटकॉइन की जब ये आया था, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या मानी जाती थी? सबसे बड़ी इसकी स्ट्रेंथ ये मानी जाती थी कि ये सप्लाई क्या है इसकी, लिमिटेड। क्योंकि लिमिटेड है तभी तो वैल्यू क्या रहेगी, प्रिजर्व रहेगी। जैसे सेंट्रल बैंक जितना चाहे छापना है वैसा नहीं छाप सकता। तो इसका मतलब बिटकॉइन जो था वो क्या है, लिमिटेड है। अभी जो क्रिप्टो करेंसी की जो स्ट्रेंथ थी कि ये लिमिटेड है, तो मुझे बताइए पहले तो क्या लिमिटेड स्ट्रेंथ है? मेरे हिसाब से लिमिटेड स्ट्रेंथ ही नहीं है, क्योंकि जब दुनिया में डिफ्लेशन आता है तो लिमिटेड नहीं होता, आपको ज्यादा छापना होता है। तो ये इसमें एबिलिटी नहीं थी। लेकिन मान भी लेते हैं कि क्योंकि ये लिमिटेड है और यही उसकी क्या है, स्ट्रेंथ है, तो वो भी खत्म हो रही है। समझिए कैसे खत्म हो रही है। पहले तो सिर्फ बिटकॉइन ही था, अब तो करेंसी है। कोई डॉज कॉइन लेके आ रहा है, कोई ईथर लेके आ रहा है। लास्ट में पढ़ रहा था करीब 10,000 एक्टिव करेंसीज हैं। बहुत सी करेंसी एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज हैं दुनिया में। बहुत सी ऐसी करेंसीज हैं जो शायद एक्टिव ही नहीं है, उनको मिला के शायद 18,000 कुछ में पढ़ रहा था, बट 10,000 तो एक्टिव करेंसी है। अब अगर हर एक आदमी अपनी अपनी क्रिप्टो लाके क्रिप्टो करेंसी क्रिएट कर लेगा तो क्या ये लिमिटेड रहेंगी? नहीं, ये तो अनलिमिटेड हो जाएंगी। कल समझिए मैंने आपको ये बोल दिया कि देखो सर, कल से अगर आप हमारा 1 घंटे का कोर्स अगर करोगे तो आपको 1 वरुण बिटकॉइन मिलेगा। 1 वरुण कॉइन मिलेगा। कितने का? 1 घंटे कोर्स देखने का। वैसे एक्चुअली मेरे हिसाब से ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आ जाए, ताकि आपको इंसेंटिव हो कि आप सारी की सारी वीडियोस देखें। बट अगर मैंने आपको बोला कि 1 घंटे अगर आप करोगे तो वरुण का 1 वरुण कॉइन आपके पास आ जाएगा। डॉज कॉइन के बदले बोल दीजिए वरुण कॉइन आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास भी करेंसी आ गई। और कल मैंने बहुत सारे लोगों के साथ टाइप कर लिया, इंस्टीट्यूट से टाइप कर लिया या यूट्यूबर्स का टाइप कर लिया और बोला भाई ये जो वन वरुण कॉइन है ना, इसको इससे कुछ खरीदने दो, और उसने खरीदने भी दे दिया। अगर ऐसे करते गए तो ऐसे तो अनलिमिटेड करेंसी हो जाएगी। कोई बोलेगा इतनी बुक पढ़ लो तो भी करेंसी बन गई, कोई बोलेगा थोड़ी एक्सरसाइज कर लो तो भी करेंसी बन गई। ऐसे अगर आप बात बात पे सब लोग क्रिप्टो करेंसी बनाने लग गए, अपनी अपनी करेंसी बनाने लग गए, तो करेंसी की सप्लाई वापस क्या हो रही है, अनलिमिटेड। आपकी जो स्ट्रेंथ ये थी कि वो लिमिटेड है, और अगर वो अनलिमिटेड हो गई तो बताइए क्या ये अच्छी बात है? अगर ये अनलिमिटेड हो गई तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। करेंसी ना अनलिमिटेड होनी चाहिए, उससे हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, ना बहुत कम होनी चाहिए, उससे डिफ्लेशन हो सकता है। करेंसी हमेशा राइट अमाउंट में इकोनॉमी में घूमते रहनी चाहिए, राइट लिक्विडिटी में इकोनॉमी में घूमते रहनी चाहिए। और वो राइट लिक्विडिटी क्या है, वो आज कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक। ये पावर हमने सेंट्रल बैंक को दे दी है कि वो डिसाइड करता है बेस्ड ऑन उसके पास जितना भी डेटा होता है कि राइट वैल्यू ऑफ राइट अमाउंट ऑफ करेंसी या राइट अमाउंट ऑफ मनी, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कितनी होनी चाहिए। ये पावर अगर आपने उनसे ले ली तो शायद आप उनकी कुछ पावर्स को कम करके कुछ फायदे कर सकते हैं। जो हमने बोला कि वो बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं कर पाएंगे तो मनी डिवैल्यू नहीं होगा, लेकिन उसके वजह से कितने बड़े क्राइसिस आ जाएंगे उसका मेरे ख्याल से हिसाब लगाना मुश्किल है। और मुझे तो लगता है 1929 जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वो लोगों को बार बार स्टडी करना चाहिए, ताकि सेंट्रल बैंक्स ऐसा कोई डम डिसीजन ना ले ले कि अपनी पावर हटा के ये पावर ऐसी क्रिप्टो करेंसीज के पास दे दे। तो मेरा ये इस
सब्जेक्ट पे बहुत क्लियर व्यू है और हम सालों से ये व्यू मानते हैं और मुझे लगता है सालों बाद भी ये व्यू चेंज नहीं होगा। वॉरेन बफेट सर ने बहुत अच्छा इस बार एनुअल जनरल मीटिंग में एक स्टेटमेंट दिया। आई डोंट थिंक कि वो ये बोल के बता रहे हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है, वो आपको सिर्फ बता रहे हैं सोचना कैसे चाहिए। उन्होंने आप इस बार एनुअल जनरल मीटिंग में क्या बोला बर्कशायर हैथवे की, कि अगर मुझे पूरी दुनिया का बिटकॉइन भी आप दे दो और मेरे से $25 मांगो तो मैं $25 में भी पूरी दुनिया का बिटकॉइन खरीदने को तैयार नहीं। समझिए वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने $25 का बिटकॉइन खरीदा और कभी नहीं बेचा, जैसे उन्होंने कोका कोला खरीदा कभी नहीं बेचा, एप्पल खरीदा सालों तक समझ लीजिए होल्ड किया, बैंक ऑफ अमेरिका खरीदा मान लेते हैं कभी नहीं बेचा, लेकिन ये कंपनीज उनके लिए क्या जनरेट करते गई, इनकम। अगर उन्होंने बिटकॉइन खरीदा और कभी नहीं बेचा तो वो उनके लिए कुछ जनरेट नहीं करेंगी। उसकी वैल्यू सिर्फ परसेप्शन वैल्यू है, यानी कि सिर्फ लोग क्या सोचेंगे फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या है उससे डिसाइड होगा। इससे डिसाइड नहीं होगा कि इसकी यूटिलिटी कितनी है, क्योंकि यूटिलिटी तो कोई है ही नहीं।